अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि आप रेगुलरली अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकें, तो बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर अपने जो भी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर जिस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस सेक्टर की कंपनीज का क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ चेक कर सकते हैं। क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करके वो ये पता कर सकते हैं कि जिस कंपनी में उन्होंने उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी मार्केट शेयर कर रही है या नहीं या फिर वो कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। तो जिन इन्वेस्टर के पास बहुत कम वक़्त होता है स्टॉक को ट्रैक करने के लिए, वो जो क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ है उसको चेक करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी ज कंपनी पे वो ध्यान दे सकते हैं या उसे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल को थ्रू समझने की कोशिश करें, तो जनरली क्या होता है किसी भी सेक्टर की जो लीडर कंपनीज़ होती है या जो फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी होती है, उसको हमेशा सेकंड लार्जेस्ट कंपनी होती है, जो सेकंड प्लेयर होता है उस सेक्टर में, वो कम्पीट करता है। जैसे मान लीजिए आप बैटरी के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप बैटरी के सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले एक इन्वेस्टर हैं, तो आप उस सेक्टर की 2 कंपनी जो लीडर कंपनी है और जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसके रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करते हैं। तब एक साइड उसकी लीडर कंपनी है, तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करेंगे, साथ ही साथ आप एमा राजा के जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको चेक करेंगे। अगर जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है उस सेक्टर की, उसका रेवेन्यू ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और वो कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, तो बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि इसका मतलब है कि जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, वो फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी का मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, गेन कर रही है। इसका मतलब जो फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी है, उसको थ्रेट है अब सेकंड लार्जेस्ट कंपनी से। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उनको एक तरह से एक सिग्नल मिलता है कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो उस कंपनी का मार्केट शेयर डेंजर में है और जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, वो मार्केट शेयर को गेन कर रही है और वो ग्रो कर रही है कॉन्स्टेंटली और अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। फिर हमें समझ में आता है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसका मतलब है कि वो कंपनी मार्केट शेयर कर रही है और वो कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ घट रहा है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इसके साथ-साथ अगर हम डेट लेवल और प्रॉफिट मार्जिन को समझ लें, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपने स्टॉक को ट्रैक करने के लिए। हमने पिछले 2 वीडियोज़ में एक चीज़ डिस्कस किया कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा मार्केटिंग पे, एडवर्टाइज़मेंट पे या अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा करती है, तो उसका आरओई जो होता है वो डाइल्यूट होता है। उसके साथ-साथ कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है। तो हम एज़ ए इन्वेस्टर कैसे समझें कि कोई भी कंपनी ज़्यादा खर्च कर रही है एडवर्टाइज़मेंट पे, मार्केटिंग पे या अदर एक्सपेंसेस पे? तो इसे भी हम रेवेन्यू ग्रोथ के हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और वो ज़्यादा है उस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ से। यानी कंपनी का जो भी प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रहा है प्रॉफिट में, उससे ज़्यादा है उस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ज़्यादा खर्चे कर रही है एडवर्टाइज़मेंट पे, मार्केटिंग पे या फिर किसी अदर एक्सपेंसेस पे। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी साइन नहीं मानी जाती है। अगर दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझें, तो अगर किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो डिक्लाइन हो रहा है यानी गिर रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, तो जो ऐसी कंपनी होती है, उसको बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि ऐसी कंपनी एफिशिएंट होती है, यानी वो कंपनी एफिशिएंट हो रही है। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी गिर रहा है और साथ-साथ उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी गिर रहा है, तो बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि इसका मतलब है कि उस कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ट्रबल है। तो वो कंपनी अच्छी नहीं होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं वन प्लेयर मार्केट और टू प्लेयर मार्केट के बारे में। वन प्लेयर मार्केट का मतलब होता है कि किसी मार्केट में कोई एक कंपनी डोमिनेट कर रही है। टू प्लेयर मार्केट का मतलब होता है कि एक मार्केट में 2 कॉम्पिटिटर हैं, मतलब 2 कंपनीज़ हैं जो एक-दूसरे से कम्पीट कर रही हैं मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। मान लीजिए कि एक स्मॉल मार्केट है, उस मार्केट में एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। उसके जो ब्रांड्स हैं वो पॉपुलर हैं, उसके कस्टमर बेस बहुत अच्छे हैं। तो उस कंपनी का अगर किसी मार्केट में, स्मॉल मार्केट में एक कंपनी डोमिनेट कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके जो मार्केट्स होते हैं, उसके डीप अंडरस्टैंडिंग्स रखती है। और जनरली क्या होता है कि जब छोटी मार्केट्स होते हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो उन मार्केट में एंटर नहीं करती हैं।
क्योंकि उन मार्केट में पोटेंशियल्स ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता है। और एक कंपनी जब किसी मार्केट में डोमिनेट करती है, तो वो पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग रखती है उस मार्केट का, उस पे कंट्रोल रखती है और उसके कस्टमर बेस भी अच्छे होते हैं। तो जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, वो उस मार्केट में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं कि वो एक डोमिनेट कर रही कंपनी को टक्कर दे सके या उस कंपनी से कम्पीट कर सके। तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, जो एक स्मॉल मार्केट में डोमिनेट कर रही होती हैं, ऐसी कंपनी जनरली बहुत कम चैलेंजेस फेस करती हैं, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं। यानी बहुत कम कॉम्पिटिशन्स फेस करती है और बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर बात करें शुगर फ्री और फेविकॉल की, तो शुगर फ्री और फेविकॉल 2 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने जैसे अगर शुगर फ्री की बात करें तो उसने 90% मार्केट शेयर रखे थे अपने पास और जो फेविकॉल है वो 70% मार्केट शेयर रखा था। और ये जो 2 ऐसी प्रोडक्ट्स थे कंपनीज़ की, ये ऐसी 2 कंपनीज़ के ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको स्मॉल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और ये जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था और इन्होंने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स फेस नहीं किया ये अर्ली स्टेज में जब ये कंपनी आई थी, तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो की। तो जनरली जो ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो किसी पार्टिकुलर मार्केट में डोमिनेट कर रही होती हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस नहीं करती हैं, तो ऐसी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। अगर टू प्लेयर मार्केट को समझते हैं, टू प्लेयर मार्केट का मतलब होता है कि एक ही मार्केट में 2 कंपनीज़ हैं एक ही सेक्टर की जो एक-दूसरे से कम्पीट कर रही है। असल में जो बताते हैं कि जो टू प्लेयर मार्केट्स होता है, उसमें जो 2 कंपनीज़ होती हैं, उसमें अगर शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स को अच्छे प्रॉफिट गेन होते हैं, वो अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हैं। अब इसके कारण को समझते हैं। अगर एक ही मार्केट में 2 प्लेयर हैं, तो मान लीजिए एक कंपनी है जो लीडर है उस मार्केट की, तो जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उस कंपनी के मार्केट शेयर को गेन करने के लिए या फिर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करेगी, नए प्रोडक्ट्स लाएगी, इसके साथ-साथ नए-नए तरीके लाएगी ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा मार्केट शेयर कर सके। तो इस वजह से दोनों जो कंपनीज़ होंगी, उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन्स होगा, तो दोनों कंपनी नए-नए तरीके लाएँगी, मार्केट शेयर को गेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट में इनोवेट करेगी। तो अगर मान लीजिए सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है नए प्रोडक्ट्स को ला करके और या फिर नए तरीके को लाकर। तो जो पहले से लीडर थी उस कंपनी में वो सोचेगी कि ये आगे चली गई तो उसके अपने मार्केट शेयर को यानी जो उसका पुराना मार्केट शेयर था, उसको दोबारा से गेन करने के लिए जो लीडर कंपनी है वो नए तरीके लाएगी या फिर और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करेगी ताकि उसका जो पुराना मार्केट शेयर था वो फिर से वो रीगेन कर सके। तो इससे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होगा और जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी, ज़्यादा ग्रो करेगी जिससे इनडायरेक्टली जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको फ़ायदा होगा। जिसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, 1980s में कोलगेट जो था वो डोमिनेट कर रहा था मार्केट में। तो एचयूएल ने पेप्सोडेंट को इंट्रोड्यूस किया अर्ली 1990s में। तो ये 2 प्लेयर जो 1990s था उस टाइम पे ये 2 प्लेयर थे पेप्सोडेंट और उसके अलावा कोलगेट। इन दोनों कंपनीज़ ने एक-दूसरे से कम्पीट किया एक मार्केट में और इन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में इम्प्रूव किया और अपनी कंपनी को ग्रो किया और ज़्यादा मार्केट शेयर किया जिससे जो शेयर होल्डर्स थे इन कंपनी के उनको फ़ायदा हुआ। उसी तरह से अगर हम बात करें एक्साइड और एमआई राजा कंपनी की जो बैटरीज़ की कंपनी है, इनके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स रहा एक ही मार्केट और इन्होंने अच्छे ग्रोथ किए, प्रॉफिट जनरेट किए। उसी तरह से अगर बात करें हॉकिन्स और टीटी के प्रेस्टीज की, तो ये भी 2 प्लेयर्स मार्केट शेयर कर रही थी और इन्होंने अच्छे ग्रोथ किए, अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए। अगर इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें टू व्हीलर मोटर बाइक्स की, तो उसमें हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ऑटो ये 2 ऐसी कंपनीज़ रही हैं, जिन्होंने भी 2 प्लेयर मार्केट को शेयर किया है, यानी एक-दूसरे को कम्पीट किया और नए प्रोडक्ट्स इनोवेट किए, नए तरीके लाए अपने अ अ, क जो मार्केट शेयर है उनको गेन करने के लिए, जिससे इनडायरेक्टली जो शेयर होल्डर थे इन कंपनीज़ के, उनको फ़ायदा हुआ। तो जब भी कोई 2 कंपनी एक मार्केट में कम्पीट करती है, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करती है, तो इससे इनडायरेक्टली जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको फ़ायदा होता है। साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशंस होता है, नए तरीके आते हैं मार्केट में।
तो जो ट्रू प्लेयर मार्केट्स होते हैं, उसे बसंत महेश्वरी जी अच्छा मानते हैं और बताते हैं कि ऐसी जो मार्केट्स में जो कंपनीज़ होती हैं, उनके शेयर होल्डर्स को अच्छे फ़ायदा होते हैं और ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस बिज़नेस में वर्क करने वाली कंपनी, जैसे बैंकिंग या नॉन बैंकिंग की जो कंपनीज़ हैं, वो एग्रेसिवली या माइंडलेसली ग्रो कर रही है मार्केट शेयर को गे विन करने के लिए, तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादा पैसे लोगों को देती हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, जो कि डेंजरस होता है उस कंपनी के लिए। यहाँ पे नैसल जी ग्रुप फाइनेंस का एग्ज़ाम्पल देते हैं। 2008-2009 के टाइम पे ग्रुप फाइनेंस जो था वो हाउसिंग फाइनेंस की फाइनेंसर था, यानी वो लोगों को लोन्स देते थे इंटरेस्ट रेट पे। इनके 2 कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए आईसीआईसी बैंक और इंडिया बुल्स। ये 2 जो कंपनीज़ थी वो लोगों को ज़्यादा पैसे देने लगी लो इंटरेस्ट रेट पे, यानी लो इंटरेस्ट रेट पे वो लोन्स प्रोवाइड करने लगी लोगों को ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। तो इससे इनका मार्केट शेयर तो बढ़ने लगा, लेकिन इससे जो ब्लू फाइनेंस था उसकी जो मैनेजमेंट थी वो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने देखा कि अगर वो उस इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं तो उनको अच्छे प्रॉफिट नहीं होंगे। यानी कंपनी जो है वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएगी और लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अच्छा नहीं करेगी। तो इसलिए ग्रुप फाइनेंस की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मना कर दिया कि वो उस इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे और वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली मार्केट से गायब हो गए। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक और इंडिया बुल्स ने कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा मार्केट शेयर भी किए, यानी उन्होंने मार्केट शेयर किए लो इंटरेस्ट पे लोन्स दे करके। लेकिन ये कंपनी ज़्यादा देर तक ये जो 2 कंपनीज़ थी, ये ज़्यादा देर तक इसको रिकवर नहीं कर पाई। यानी ज़्यादा देर तक अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करके और लोगों को लोन दे नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी। इसलिए कंपनी ने अपने इंटरेस्ट रेट को दोबारा बढ़ा दी और बहुत सारे मार्केट से ये गायब हो गई। फिर से ग्रुप फाइनेंस ने एंट्री मारी और यहाँ पे ग्रुप फाइनेंस जो था वो फिर से अपने पुराने तरीके से लोगों को लोन देने लगा और ये कंपनी जो थी वो बहुत अच्छा ग्रोथ की और इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बहुत अच्छे से बढ़े। तो बसंत में ऐसे ही जो बताते हैं कि ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, माइंडलेसली बिना दिमाग लगाए तो उससे उस कंपनी में प्रॉफिट होगा या नहीं और सिर्फ मार्केट शेयर को गेन करने के लिए अपनी कंपनी को बढ़ा रही है या फिर दूसरे को कम्पीट कर रही है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये था इस वीडियो का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। आगे भी हम इस चैप्टर को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।